While starting our preparation for NEET UG, the first question which comes to our mind is what are all the resources, and I mean tried and tested resources required to take us to a good government medical college, which indirectly means a score of 650 or above. Hey everyone, this is Zayed Mumtaz, and in this video we are going to discuss what are the best books which you need for your NEET UG preparation. So let's get started. So इस वीडियो को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं. पहली कैटेगरी जिसमें कि जो स्टूडेंट्स होंगे वो एक बहुत अच्छे ब्रांडेड इंस्टीट्यूट जैसे कि आकाश, एलन, पीडब्ल्यू को ज्वाइन कर चुके होंगे और वहाँ के जो टीचर्स नोट्स लिखवा रहे हैं उसको पूरा फॉलो कर रहे होंगे और वहाँ के मॉड्यूल्स को फॉलो कर रहे होंगे. दूसरी कैटेगरी में हम लोग ऐसे स्टूडेंट्स को डाल सकते हैं जो लोग एक लोकल इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड होंगे और या फिर एक ट्यूशन सेंटर जाते होंगे और कुछ सप्लीमेंट्री बुक्स यूज़ करके ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस की हेल्प से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे. तो दोनों ही कैटेगरी के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में. और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली कैटेगरी, ब्रांडेड इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड हो तो वहाँ पे आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए गए होंगे और वहाँ टीचर्स जो पढ़ाते हैं क्लास में आपको नोट्स देते हैं, आप नोट्स बनाते होगे. तो मेरे तरफ से यही सजेशन रहेगा कि आप जो नोट्स बना रहे हो उसको बार बार रिवाइज़ करो और जो मॉड्यूल्स हैं उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो. मॉड्यूल में एक्सरसाइजेस, ट्राई योर सेल्फ, बैक एक्सरसाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब मिला के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं. आप अगर उसको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर जाओ तो 200-300 क्वेश्चन आप बना लोगे हर चैप्टर में और बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. नोट्स में जो आपको बताया जा रहा है उसको आप फिज़िक्स के लिए पूरा फॉलो करो और कुछ बाहर करने की ज़रूरत नहीं है. बस मॉड्यूल से क्वेश्चन लगा लिए, हर चैप्टर में 100-200 क्वेश्चन बनाए अपने फिज़िक्स के, बस हो गया. उसके बाद आते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री, सेम एज़ फिज़िक्स, आपको सेम चीज़ करनी है. और फिर आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए. इसमें आपको एनसीईआरटी को अलग से पढ़ना पड़ेगा, उसके जो नेम्ड रिएक्शंस हैं उनको एक कॉपी में लिख के आपको बार बार याद करना पड़ेगा, ये फैक्ट है. और जो टीचर नोट्स पर बना रहा है, आपको जो पढ़ा रहा है क्लास में, उसको अच्छे से आप पढ़ो क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज़म्स भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं. और फिर हम लोग का आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सिर्फ एनसीईआरटी करो और कुछ मत करो, ना टीचर्स के नोट्स, ना कुछ सप्लीमेंट्री बुक, और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, बार बार पढ़ो और कुछ कुछ टाइम इंटरवल पे पढ़ते रहो कि आपको वो एक तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए. और फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ. कुछ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाहर की तरफ से होंगे, मतलब वो उनको आप इग्नोर कर सकते हो, याद करने की भी ज़रूरत नहीं है. लेकिन जो रेलेवेंट है, जो एनसीईआरटी से है, उसको आप ज़रूर अच्छे से बना लो और बस बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए. और इसमें तो मॉड्यूल भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस एनसीईआरटी को पढ़ो. इनऑर्गेनिक पार्ट जितना है, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सब आप पढ़ जाओ उससे, और इसमें कुछ बाहर का आपको करने की ज़रूरत नहीं है. अब आते हैं बायो के पार्ट पे. जो आपके टीचर्स हैं बायो के, वो आपको अच्छे से सब कुछ पढ़ा रहे होंगे, आप इसमें भी नोट्स बना रहे होंगे. अगर आपको टीचर्स का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप मॉड्यूल्स को रेफ़र करो. यहाँ पे सीधी बात है, मॉड्यूल्स में अच्छे से जो छोटा एक एक लाइन में एनसीईआरटी ने बता दिया, उसको एलैबोरेट एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छे से दिया हुआ है मॉड्यूल में, आप उसको रेफ़र कर सकते हो. कोई बुक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको. जैसे कि बहुत सारे मैकेनिज़्म होते हैं, ये सब मॉड्यूल में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है क्योंकि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड हो और उसकी मॉड्यूल्स अच्छी है. ठीक है. फॉर मी इट वाज आकाश एंड सी. ऐसे आपको सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल्स मिल जाएंगी और उसमें एग्जाम्पल क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस, ये सब आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे. तो ये बहुत अच्छा रहता है आपके प्रिपरेशन के लिए. अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड हो तो मॉड्यूल का पूरा फ़ायदा उठाओ, मॉड्यूल को पढ़ो और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एनसीईआरटी पे मूव करेंगे. ऐसे आप अगर मॉड्यूल कर लेते हो तो एनसीईआरटी भी लगभग कवर हो जाती है आपकी. लेकिन बायो में जब आप सारे चीज़ कर लो, आप अच्छे से समझ लो पूरे सब्जेक्ट को, उसके बाद शिफ्ट कर जाओ अपने एनसीईआरटी पे. और एनसीईआरटी को जितनी बार रिवाइज कर सकते हो आप, या जितने रिपीटेटिव रिवीजन कर सकते हो आपको करने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी ही से लास्ट में क्वेश्चन आएगा और वहीं से क्वेश्चन फ्रेम होगा और वही लाइन आएगी, आपको वो पहचाननी होगी. मॉड्यूल में क्या है कि अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी टॉपिक को या एनसीईआरटी की एक लाइन को, तो उसमें वर्ड्स अलग अलग यूज़ करेगा वो, और जो क्वेश्चन बनेगा वो तो एनसीईआरटी की लाइन से बनेगा, टेक्स्ट से बनेगा. तो आपको बार बार एनसीईआरटी को रिवाइज़ करना है. और जितने अच्छे से आप एनसीईआरटी को रिवाइज़ करोगे उतना अच्छा, ज़्यादा चांसेस है आपको एग्ज़ाम में आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ और सही अटेम्प्ट कर पाओ. सिर्फ ये दो ही बुक तो हैं आपको जो पढ़नी है लास्ट में. ये पूरी कंसाइज है एक तरफ से. आपको जो मॉड्यूल्स में, इतनी सारी मॉड्यूल्स में आपको बताया जाएगा, एलैबोरेट एक्सप्लेनेशन सबको दिया जाएगा.
जो आपके नोट्स हैं सबके बाद तो आपको यही करना है, 2 बुक, सिर्फ ये 2 बुक करनी है और कुछ नहीं करना है। लेकिन शुरू में आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए मॉड्यूल की या टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे एक बार पढ़े किसी को एनसीईआरटी समझ आती नहीं है। जो लोग सिर्फ बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, पढ़ तो ले बच्चा, लेकिन समझ क्या है? तो समझ कुछ नहीं आएगा। इसको बहुत बार रीडिंग डालनी है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको अपना कि बहुत अच्छे से दूसरे के लेके आया हुआ है, लेकिन जो मेरी एनसीईआरटी है वो दिखाता हूँ आपको। सी इसको स्पायरल बाइंडिंग करवानी पड़ी 11th की। पेज सब अलग अलग निकल चुके हैं इसके, मतलब फटी चुकी थी ये भी। तो आप इतनी बार रिवाइज़ कर जाओ एनसीईआरटी को कि आपको लास्ट में जो भी क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में आप उसको आसानी से बना दो और आपको वो पढ़ा हुआ लगे। क्योंकि जो आप क्वेश्चन अभी अपने टेस्ट में भी देखोगे, पार्ट टेस्ट में देखोगे, तो वो सब आपको एनसीईआरटी से बना के ज़्यादातर दिए जाते हैं और आपको लगेगा कि ये कहाँ से आया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कैसे हो गया। लेकिन वो एनसीईआरटी से रहता है। आप ध्यान से फिर उसका रेफरेंस देखोगे, फिर एनसीईआरटी में जाके चेक करोगे तो वो एनसीईआरटी से था। तो आपको रिवाइज़ करना है एनसीईआरटी को अच्छे से। बायो में बस यही करना है और कुछ नहीं। बस कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए आप टीचर के नोट्स को यूज़ करें। टीचर जो समझा रहा है उसको अच्छे से क्लास में समझें। और अगर फिर भी उससे नहीं बात बन रही है तो मॉड्यूल्स को यूज़ करो। मॉड्यूल्स में अच्छे से बताया रहता है, सब कुछ एक्सप्लेन किया रहता है। और लास्ट में तो आपको शिफ्ट करना है एनसीईआरटी पे। See, one more book I would suggest you, you should get it, Chemistry by O.P. Tandon, Physical Chemistry, JRB। ये जो बुक है इतनी अच्छी लिखी हुई है फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए कि आपको टीचर के नोट्स छोड़ो, आप मॉड्यूल छोड़ो, सिर्फ ये कर लो, आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। मुझे नहीं समझ आते थे नोट्स टीचर के, और फ्रैंकली मुझे नहीं समझ आते थे, टीचर अच्छे नहीं मिले थे, तो ये मुझे लेनी पड़ी। और बहुत अच्छी बुक है। मेरा मोल कॉन्सेप्ट अगर आप इससे करोगे, इक्विलिब्रियम करोगे, ये सब आपके चैप्टर्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। और क्वेश्चंस इसमें से इतने हल्के आते हैं ये पढ़ने के बाद, लेकिन शुरू में लगता है कि इतने टफ क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये बुक प्लीज़ एक बार कंसिडर करना, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी। नाउ फॉर सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये लोग हैं जो एक नॉर्मल ट्यूशन करते हैं और कुछ सप्लीमेंट्री बुक्स लिए हैं और ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इनके लिए स्टेप वाइज चलते हैं। पहले फिज़िक्स। अगेन, अगर आपके फ़िज़िक्स टीचर जो आपको ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, अगर वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपको समझ आ रहा है और सारे न्यूमेरिकल्स आपसे बन जा रहे हैं, तो फिर आप उन्हीं को फॉलो करोगे ऑब्वियसली। अगर नहीं बन रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है और आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से हो भी नहीं, तो भी डरने की बात नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं तो आप एस.एल. अरोरा यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट, सारे अच्छे से न्यूमेरिकल समझाए हुए हैं, इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। बेहतरीन किताब है, आप इसको ज़रूर पढ़ सकते हैं। लेकिन यही है कि बहुत बड़ी किताब है और इसको आप टोटल खुद से नहीं कर पाओगे, तो आपको एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर वहाँ टीचर कुछ जगह पे लैक करता है तो आप इसको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं एस.एल. और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आई विल रिकमेंड एनसीईआरटी फिंगर टिप्स। ही दिस इज़, ये आपकी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स है फिज़िक्स की, और इसमें अच्छे से सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, असर्शन, रीजंस, और उसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। इतनी मोटी बुक है, सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। और हाँ, थ्योरी के साथ भी है, तो आप रिवाइज भी कर सकते हो इससे। अच्छी बुक है ये, अगर आप ले सकते हो तो ले लो, बहुत अच्छी किताब है। नहीं तो अगर फिर आपको जो क्वेश्चंस आपको ट्यूशन में मिल रहे हैं असाइनमेंट के फॉर्म में, तो आप वो सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड बुक चाहिए तो ये ले सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। नाउ फॉर फिज़िकल केमिस्ट्री, गेट दिस बुक एज सून एज पॉसिबल। अगर आप ये नहीं ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा आप अपने आप को ट्रबल में डाल दोगे लास्ट में जाके। अभी स्टार्टिंग का टाइम है, आप अच्छे से मेहनत कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। और बहुत अच्छे से इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से सारे न्यूमेरिकल्स बताए हुए हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप फिज़िकल केमिस्ट्री में मास्टर बनना चाहते हो, ये बुक को ज़रूर आप पढ़ो। बहुत अच्छी बुक है, इसको खुद से पढ़ा जा सकता है, ऐसी कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। अच्छे से नोट्स बनाओ और मज़े से पढ़ो, बहुत अच्छी किताब है। फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रट जाओ भाई इसको। देखो ये घिस गई है, रट इसको पढ़ते पढ़ते घिस गई है, वाइट वाइट निशान आ गए इस पर। इतना इसको टेबल पे घिसटाती थी, इसी टेबल पे। एनसीईआरटी ही करनी है इनऑर्गेनिक के लिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। कहीं से नहीं आता है बाहर से, क्यों करोगे? टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा न्यूमेरिकल्स बना लो या फिज़िकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बना लो। सिर्फ यही बुक करनी है और कुछ नहीं। और 12th की भी है, वो भी करनी है, और यही करनी है आपको सिर्फ। और इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके नोट्स बना लो अलग से। और प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं बाहर से, उनको इग्नोर मार दो, वो नहीं आने वाले हैं।
अब जो भी आएगा सिर्फ इसी से आएगा, और इससे भी बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, आप कर सकते हो अटेम्प्ट इजली। अच्छे से पढ़ना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मार्क्स दिलाएगी, बट आपको शुरू में इसमें इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, लास्ट में आप नहीं कर पाओगे इसको। शुरू से ही इसको पढ़ो अच्छे से, पीरियोडिकली रिवाइज करते चलो इसको। नाउ फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपके जो टीचर्स अगेन जो नोट्स करवा रहे हो उनको फॉलो करो, और अगर वो नहीं करवा रहे हैं तो आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी बाहर से नहीं पूछी जाती है, और साथ ही साथ आपको इसमें क्या ध्यान देना है वो बताता हूँ। जैसे इसमें ये हाँ, इंटेक्स क्वेश्चन आपको बीच में दिए रहते हैं, इसका सॉल्यूशन यहीं पे बना लो। जैसे यहाँ पे रिएक्शन का इनकम्प्लीट रिएक्शन दिया है, उसको यहीं पे सॉल्व कर लो, और जो जो ऑर्डर्स दिए हैं उसको यहीं पे बना लो। आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा ये। और उसके बाद जो आपके बैक एक्सरसाइज हैं उनको एक कॉपी में प्लीज़ बनाया करो, बहुत अच्छे अच्छे। और जो आपको लगता है ना कि नीट में बाहर से क्वेश्चन आ गया, नहीं, वो एक्सरसाइज में दिया है, बैक एक्सरसाइज में दिया हुआ है, आपको वो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट मोमेंट आप सिर्फ नेम रिएक्शंस पढ़ो, और जितने भी रिएक्शंस दिए हुए हैं सारे अमीन्स के, जो शुरू के रिएक्शंस हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे रिएक्शंस हैं, सबको आपको याद होने चाहिए। आपको वहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सॉल्व करने के लिए आपको वहाँ पे ज़रूरी होगी। तो अगेन एनसीईआरटी इज़ द की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी। सो अगर नोट्स आपको टीचर बता रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, उसको फॉलो करो, और उसके बाद एनसीईआरटी को रेफ़र करो, क्योंकि एनसीईआरटी से ही लास्ट में क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ हो सकता है कि आपको टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको जैसे मैंने बताया कि जीआरबी की फ़िज़िकल केमिस्ट्री आती है, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आती है। अब उसको भी आप पढ़ सकते हो, वो भी बहुत अच्छी बुक है। अब लेकिन उसमें क्या दिक्कत आएगी आपको कि बहुत सारी चीज़ बाहर बाहर से उसमें भी रहेगी, तो आपको बार बार एनसीईआरटी को रेफ़र करना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, कि जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, जो उसमें आप पढ़ रहे हो बुक में, तो वो आप अभी के सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको वो रेफ़र करना होगा। और उसको ध्यान से देखना कि आप क्या पढ़ रहे हो, रेलेवेंट है, नीट में आएगा नहीं आएगा, सिलेबस में है भी कि नहीं है, तो वो सब आप उससे रेफ़र करना। और टीचर्स यही चीज़ काम आसान कर देते हैं, आपको वही चीज़ पढ़ाते हैं जो नीट में आने की है। और बाकी जो अच्छे टीचर होते हैं वो तो बता भी देते हैं कि ये हम लोग पढ़ा रहे हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ चुका है और हम लोग को बताया जाता है पढ़ाने के लिए, लेकिन ये आने वाला नहीं है, तो उसको स्टार मार्क करो, अलग कर लो। तो अच्छे टीचर्स ये भी कर देते हैं। लेकिन अगर आप ये सब नहीं आपको मिल रहा है, तो आप वो जीआरबी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाओ, उससे अच्छे से क्वेश्चंस बनाओ, और उसमें सारे जो एग्जाम्पल सॉल्व किए हुए उसको अच्छे से पढ़ो। और उसके बाद फिर एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनाने हैं, और इसके सॉल्यूशन हर जगह मिल जाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये छोड़ के मत जाना, टाइम है आपके पास, अच्छे से कर लो, छोड़ के मत जाना, इससे क्वेश्चंस आएंगे। सी फॉर बायो, एंड अगेन दीज टू बुक्स आर द की। अगर आपको ये पढ़ के समझ आ जा रही है, आपको टीचर जो बता रहे हैं आपके लोकल ट्यूशन में, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो और आपकी इंग्लिश अच्छी है और आपको समझ आ जाती है ये दोनों बुक्स, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आती है, जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो नहीं समझ आते हैं, जैसे कि नर्व इम्पल्स कंडक्शन, आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो नहीं समझ आता है, उसके लिए आपको मैं बोलूँगा कि एक ये बुक आती है, देखो इसको पूरी नहीं पढ़नी है आपको, कोई नहीं पढ़ पाएगा इसको, मेरे को नहीं लगता कोई पढ़ पाएगा। देखो ये तो वॉल्यूम 1 है 11th की, ये वॉल्यूम 2 है, तो इसको पढ़ना लगभग नामुमकिन है। तो इसमें से मैं अपने टाइम पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें, आपको नर्व इम्पल्स कंडक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये सब का मैकेनिज़्म अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है बायो में और अच्छे से पढ़ना है आपको, और कि आपको लॉन्ग टर्म में याद रहे, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हो। एलिमेंट्री बायोलॉजी बहुत अच्छी बुक है, इसको रेफ़र कर सकते हो। इसका वॉल्यूम 2 है ये वाला, बहुत अच्छी बुक है, इसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। 12th के लिए तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी इसकी, लेकिन 11th में कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, मैंने ज़रूर उसको पढ़ा था और बहुत फ़ायदा किया था। वो नर्व इम्पल्स कंडक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये सब बहुत सारे माइन्यूट टॉपिक्स हैं, तो जो नहीं समझ आते हैं तो उसको आप इससे रेफ़र कर सकते हो। बाकी टीचर अच्छे से आपको पढ़ाएगा, आप उसको ज़रूर फॉलो करो। और लास्ट में तो आपको ये दोनों पे आना ही है, एनसीईआरटी ही पढ़नी ही है, और कुछ नहीं पढ़ना है आपको बायो में, बाहर से कुछ मत करने लगना। अब आते हैं बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। आपको बायो का क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना होगा? तो अगेन फिंगर टिप्स बायोलॉजी के लिए बहुत अच्छी किताब। अब तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने लगे हैं, असर्शन रीज़न क्वेश्चन आने लगे हैं, सब इसमें है। हर चैप्टर के एंड में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो।
अगर आपको असाइनमेंट मिलता है जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप में या फिर MCQ स्टाइल में आपको मिलता है तो आप उसको ज़रूर सॉल्व करो, लेकिन साथ में एक इस बुक को भी रखना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इसमें सारे अच्छे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, कुछ कुछ ऐसे अलग से सेक्शन बना के नहीं दिया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ दिए हुए हैं, और फिर असर्शन रीज़न भी दिए हैं। हो सकता है अब अपडेटेड फिंगर टिप्स में होगा, ये मेरे पास पुरानी वाली है, तो अपडेटेड फिंगर टिप्स में हो सकता है स्टेटमेंट वाइज का अलग सेक्शन बना दिया हो, लेकिन बीच बीच में इसमें दिए हुए हैं और बहुत अच्छे से डायग्राम्स एक्सप्लेन किया हुआ है, सारे थ्योरीज दिए हुए हैं। यानी कि इसकी जो थ्योरी इसमें दी है ना, कि वो समझिए आपको बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के बराबर ही दे दी है, मतलब मिक्स करके दी हुई है। तो इसको ज़रूर सॉल्व कर सकते हो। थ्योरी नहीं भी पढ़ो तो क्वेश्चंस के लिए इसको एक तरह से क्वेश्चन बैंक के लिए इसको आप बना के रख सकते हो। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप ये सब बताने के बाद मेरे पास कुछ आपके लिए सजेशंस हैं, जैसे कि आपको क्या करना चाहिए, अब आपको प्रिपरेशन को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। बुक्स तो आपको पता चल गई कि कैसे करनी है, आपको पता चल गया आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो और आपको कैसे काम करना है, लेकिन अब कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले जो आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, मतलब थ्रू आउट योर प्रिपरेशन वही आपका टारगेट होना चाहिए कि आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझते चलें। शुरू में टाइम लगाओगे, बाद में आसानी होगी रिवाइज़ करने में आपको। उसके बाद आप जब कॉन्सेप्ट समझ गए और जब सारे फार्मूला आपको याद हो गए, सारी थ्योरी आपने कवर कर ली, अब उसके बाद हर चैप्टर में आपको मिनिमम 200 क्वेश्चंस तो बनाने हैं, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आपको 200 मिनिमम बता रहा हूँ, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 300 350 क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन मिनिमम 200 क्वेश्चंस तो आप बनाओ ही बनाओ सारे चैप्टर्स में। स्पेशली फिज़िक्स में तो न्यूमेरिकल्स बनाओ, बहुत ज़्यादा बनाओ, कि आप सारे क्वेश्चंस आपको आते हुए वहाँ पे नज़र आए। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो वहाँ पे ये कैसे बनेगा, तो पेपर निकल जाएगा। कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगातार सारे चैप्टर में बनाने हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ऐसे एक पूरा टेस्ट लेकर अटैम्प्ट करने बैठोगे तो वो छोड़ दो, वो लास्ट में होने वाला है, हो सकता है ना भी हो। लेकिन आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बनाओ, मिनिमम 10 साल के तो बनाओ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे हैं तो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं हो रहा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन ही रिपीट हो जा रहे हैं। ऐसा सिनेरियो अभी चल रहा है। तो आप ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाया जाता है जब इतने ज़्यादा कंपटीशन हो वहाँ पे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर बनाना। और जो चौथी टिप है वो ये है कि आपका एक ही मिशन होना चाहिए। जब आपने ये सारी चीज़ कर लिए, क्वेश्चन बना लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिए और सब कुछ कर लिया, तो अब देखो आप क्या चीज़ से बच रहे हो। अब लास्ट में आपके पास क्या बच रहा है, इतनी मोटी मोटी बुक्स बच रही हैं आपके पास, ठीक है, ये सब इतनी सारी बुक्स बच रही हैं। अब आप ये सब बुक्स को लास्ट मोमेंट रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो आपके लिए क्या सजेशन है मेरे पास, कि आप ये सारी चीज़ को कंसाइज वे में एक जगह लिखते चलो। जैसे कि ये इतनी मोटी बुक है, ठीक है, लास्ट डे पॉसिबल नहीं है कि आप एक इतनी सारी ऐसे 6 बुक और हैं, इतने को रिवाइज़ कर पाओ, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपको ये सब याद होती जाएंगी धीरे धीरे। तो आप इसको कंसाइज वे में लिखते जाओ एक जगह, जैसे कि 3-4 पेज में एक चैप्टर को निपटा दिए लिख के, फिर ऐसे ही अलग अलग चैप्टर को 3-4 पेज के शॉर्ट नोट्स जिसको बोल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट होना नहीं चाहिए, वो सारा चीज़ उसमें होना चाहिए, लेकिन कम पेज में होना चाहिए कि कॉम्पैक्ट रहे। तब जाके आपकी एक बुक बनेगी जिसको आप रिवाइज़ कर पाओगे, और उसको फिर और टाइम मिले तो और प्योरीफाई करो कि अब इसमें से क्या याद हो गया है। तब जिसको मुझे लास्ट मोमेंट रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप उसको और प्योरीफाई करो। 4-5 पेज पर चैप्टर से आप उसको 2 पेज पे ले आओ पर चैप्टर, और उसके बाद आप वो रिवाइज़ कर पाओगे। और ये पॉसिबल है रिवाइज़ करना। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट एक चैप्टर आता है हमारे 11th क्लास में, शुरू का ही चैप्टर है, तो उसी का एग्जांपल ले रहा हूँ कि सबको समझ आ जाए। जैसे आपने नोट्स अपने पढ़ लिए, टीचर ने जो आपको बताया, आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद आपने बुक लगाई, उसके बाद आपने इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, आपने मॉड्यूल से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अगर आप मॉड्यूल कोचिंग से हो तो आप मॉड्यूल सॉल्व कर लिए, सब कुछ आपने कर लिया। अब आपके पास बचा है कि 2 कॉपी बची है मोटी मोटी, जिसमें एक में आपके नोट्स हैं और क्वेश्चन हैं सारे, और हो सकता है दूसरी कॉपी में एक्सटेंड कर जाए, क्योंकि 200-300 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो 2 कॉपी लगभग भर जाती है छोटी छोटी। अब आप क्या करोगे, इस तरीके से A4 साइज़ शीट्स लोगे, ठीक है, 3 पार्ट में उसको डिवाइड करो, मतलब कि 3 कॉलम में, और फिर ऐसे लिखना स्टार्ट करो पॉइंट वाइज। जो चीज़ आपको याद रखनी है, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको काम आएगी, उसको लिखना स्टार्ट करो। और हालांकि बता दूँ कि पहले पेज में कुछ काम की बात नहीं, कुछ एग्जाम में नहीं आने वाला। दूसरे पेज पे देखो,
यहाँ से एरर्स के बारे में, सारे टाइप का एरर, उसकी क्या खासियत है, पॉइंट वाइज बुलेटिन में लिखा हुआ है। जैसे एग्ज़ाम, इस बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया था इससे और बन गया था वो, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है और मेरी मेमोरी में ऐसी सेव्ड है ये कि पॉइंट वाइज लिखा है, सारे पॉइंट्स याद आ जाते हैं और फिर उसको तुरंत अटेम्प्ट कर लिया। अब भाई आपको बुक में थ्योरी वाइज लिखा हुआ है, आप कहाँ याद करोगे, क्या आपको याद आएगा एग्ज़ाम में, सब गिचड़ पिचड़ हो जाएगा। तो ऐसा आप ज़रूर बनाओ और हर एक फार्मूला को आप ऐसे बॉक्स में करते जाओ। ये फिज़िक्स का एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि अच्छे से शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है, उस पर एक पूरा फुल फ्लेज वीडियो हो, तो ज़रूर कमेंट में बताओ कि कैसे बनाया मैंने, और ये सब बताऊँ मैं उसमें आपको। ये देखो पूरा अच्छे से इसमें बताया हुआ है सारा चीज़। तो ऐसे बॉक्स बनाते जाओ और इसको कंसाइज वे में लिखते जाओ। सारे डायमेंशंस, जो सेम डायमेंशन वाले जितने हमारे क्वांटिटीज़ हैं, सबको एक जगह लिखा हुआ है बुलेटिन में, अगेन बुलेटिन में सब कुछ। अब एंड की तरफ आप इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंटीग्रेट कर सकते हो, ऐसे ट्रेंडिंग लिस्ट बना के कि कौन से ईयर में किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। उसके बाद आपको जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं आप उसको लास्ट में ऐड कर सकते हो। ऐड किया मैंने जो क्वेश्चंस गलत होते हैं, जो क्वेश्चन गलत हो गए, जो नहीं बने, जो नहीं समझ आया, या जो आगे याद आना चाहिए, मुझे याद रखना चाहिए, तो वो सेक्शन बनाया। तो ऐसे आप मिनिमम आपको ये 1 पेज, 2 पेज और 3 पेज में ये आ गया है। अभी इसको अगर और कंसाइज करना होता है मुझे, जो कि नहीं किया मैंने आगे, लेकिन क्योंकि वो मुझे याद हो गया था, तो बस अब डायरेक्ट पहला पेज हटाता, दूसरे पेज से पढ़ना स्टार्ट करता, दूसरे पेज का भी आधा से, तो वो इसी में कर लिया। लेकिन अगर इसको भी कंसाइज करना है तो ये 2 पेज में आ जाएगा ये चैप्टर, सारे डाउट, सारे क्वेश्चन, सारे सब कुछ मिला के, क्योंकि बाकी तो आपने प्रैक्टिस कर ही ली है, आपको सब कुछ याद ही है। ऐसा ज़रूर बनाओ। तो ये मेरा बहुत अच्छा सजेशन है आपके लिए। अगर आप सारे कंटेंट को कंसाइज वे में एक तरफ पिरामिड की तरह ऊपर की तरफ ले जाते हो, तो लास्ट में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको लगेगा कि आपका टाइम इन्वेस्ट हुआ तो अच्छी जगह हुआ, कि रिवीजन में आपको टाइम मिल रहा है। तो ये ज़रूर करना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड जितनी भी बुक्स इसमें बताई है मैंने, जितने भी सब कुछ मॉड्यूल बताए हैं, सबके नाम और जितने भी लिंक है, सब कुछ इस डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। थैंक यू।